नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज़ चल रही है टॉप 300 की। इसमें हमने करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों को मिला करके जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें से 300 ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जहां से इस बार प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको वीडियो के रूप में मिल चुके हैं। लगभग पीडीएफ नोट कंप्लीट हो चुकी है और वो भी आपको मिल चुकी है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे पता चल जाएगा। ठीक है। और इस सीरीज़ में आज हम इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में जानेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको भुगतान बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं। ये बैंक है जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है। एक सेंटेंस यूपीएससी यहाँ से बना सकती है कि क्या ये सीमित सेवाएं देते हैं या बैंकिंग सेवाएं जो बाकी बैंक देते हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक हैं, मान लेते हैं कि पीएनबी है, एसबीआई है, इनके जैसे हैं। ध्यान रखेंगे, अगर यूपीएससी कहती है कि सारी बैंकिंग सेवाएं देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। सीमित बैंकिंग सेवाएं देते हैं। ठीक है, कुछ इनके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे, फिर विशेषताओं की बात करेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, देखो, इन बैंकों को मुख्यतः वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कल्पित किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सेवाओं से, वित्तीय सेवाओं से जुड़ सकें। इनका मुख्य उद्देश्य लघु बचत खाते उपलब्ध कराना, प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है जी, ये तो सिंपल सी बात है। इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं एग्जाम में, आप आसानी से कॉमन सेंस से उसको सही कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से पूछा जाएगा कि पेमेंट बैंक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि मुख्य विशेषताएं क्या है। बहुत अगर इस तरह से भी पूछा जाए तो यहाँ ट्रिक इधर नीचे है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, पेमेंट बैंक में सामान्य बैंक की तरह ही सभी कार्यों को किया जाता है, लेकिन कुछ नियमों और प्रतिबंधों को मानते हुए। ध्यान से देखिएगा, पेमेंट बैंक में भी सामान्य बैंक की भांति ही लोगों द्वारा पैसों को जमा किया जाता है। आप पैसे इसमें जमा कर सकते हैं, किंतु इसके लिए एक सीमा होती है। ठीक है, एक सीमा होती है कितने समय के लिए, किस लिमिट तक आप जो है पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, पेमेंट बैंक में एक कस्टमर द्वारा अधिकतम 1 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। ये चीज़ 1 लाख को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करके यूपीएससी पूछ सकती है। ओके, अब देखिए इसमें एक और बात होती है, ध्यान से देखिएगा। यह पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। एटीएम कार्ड आपको मिल सकता है, ठीक है, डेबिट कार्ड मिल सकता है, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी किया जा सकता। बहुत सारे बैंक क्रेडिट कार्ड देते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी अब खुल गई हैं क्रेडिट कार्ड देती हैं, लेकिन पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। आगे, क्रेडिट कार्ड का मतलब सिंपल से ये है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक आपने क्रेडिट उसमें है, आपके क्रेडिट कार्ड में इतना है कि मान लेते हैं 5,000 का, तो 5,000 तक पैसे आप निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। आपके पास पैसे नहीं है फिर भी, और एक समय के अंदर जो है आपको वो पैसे जमा करने होंगे। ठीक है, ये सिंपल सा ये क्रेडिट कार्ड है। चलिए, तो वो सुविधा ये पेमेंट बैंक नहीं देगा। अच्छा, पेमेंट बैंक में बचत और चालू दोनों ही प्रकार के खाते खोल सकते हैं आप। बचत खाता भी खोल सकते हैं और चालू खाता भी खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, नहीं जानेंगे तो, कि सिर्फ इसमें सेविंग अकाउंट ही खोला जा सकता है, करेंट अकाउंट नहीं। तो ध्यान देंगे कि दोनों तरह के अकाउंट इसमें खोले जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, पेमेंट बैंक में ग्राहकों को किसी भी प्रकार की ऋण सेवा उपलब्ध नहीं होती है। आप पेमेंट बैंक से ऋण नहीं ले सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने 1 लाख वाली बात की, ये क्रेडिट कार्ड वाली बात की, ये ऋण वाली बात की। इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखिएगा, पेमेंट बैंक में एनआरआई व्यक्तियों के पैसों को स्वीकारा नहीं जा सकता। जो एनआरआई हैं उनके पैसे उसमें नहीं शामिल किए जाएंगे, अर्थात वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन वह किसी अन्य देश का निवासी हो चुका है, उसके रुपयों को पेमेंट बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
पेमेंट बैंक के चालू खाते में सीमा पार से भी भुगतान और धन प्राप्त किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? दूसरे देश से भी करेंट अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। ओके, अच्छा। अन्य सामान्य बैंकों की तरह ही पेमेंट बैंक को भी आरबीआई के पास सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के रूप में राशि को जमा करना होता है। सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा इतना समझ लीजिए यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि आरबीआई ने कुछ नियम बना रखे हैं। मैं मोटे तौर पे समझा देता हूँ। और उस नियम के अनुसार बैंकों से कहा जाता है कि आपके पास जितना पैसा है उसका इतना हिस्सा कैश के रूप में आप हमारे पास रखिए, मतलब आरबीआई के पास रखिए। और उस नियम का पालन पेमेंट बैंक को भी करना पड़ता है। ठीक है जी, ये बातें हो गई। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे पेमेंट बैंकों को कुल जमा राशि की, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कुल जमा राशि की 25% की रकम को परिचालित, प्रयोजन व तरलता प्रबंधन तथा 75% की राशि को 1 वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। समझ रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि 25% जो राशि है वो आप ऑपरेशन के लिए रखिए, परिचालन के लिए रखिए, लिक्विडिटी के लिए रखिए, और 75% जो राशि है वो जो सरकार की सिक्योरिटीज़ होती है उसमें आप निवेश करिए। कम से कम 1 वर्ष की परिपक्वता वाली, मतलब 1 साल में वो मैच्योर हो जाएगा, फिर पैसा आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें आम नागरिकों और ग्राहकों को बिल भुगतान की भी सुविधा दी जाती है। आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, पेमेंट बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों के परिचालन के लिए सहायक बैंकों की स्थापना नहीं की जा सकती है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। जो एनबीएफसी होती है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए सहायक बैंकों की स्थापना नहीं कर सकते। ये कौन? पेमेंट बैंक। बाकी बैंक कर सकते हैं। ठीक है, तथा गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी नई ब्रांच की स्थापना नहीं की जा सकती इनके द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये देखिए, आरबीआई के अनुमोदन प्राप्त आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करके पेमेंट बैंक अन्य कमर्शियल बैंक की तरह ही म्यूचुअल फंड तथा इंश्योरेंस उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सहयोगी काम कर सकते हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि क्या ये म्यूचुअल फंड वगैरह बेच सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं? जी हाँ, बाकी कमर्शियल बैंकों की तरह, लेकिन आरबीआई से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा। कमर्शियल बैंक से अलग पहचान के लिए पेमेंट बैंक को अपने नाम में पेमेंट बैंक शब्द का इस्तेमाल करना होगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सरकार ने एक बैंक खोला था कुछ साल पहले, पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो आप जो है बैंक खोलेंगे पेमेंट बैंक, तो उसमें ये शब्द पेमेंट बैंक जुड़ा होना चाहिए। उसके आगे पीछे कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, यह अन्य बैंकों की तरह ही अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देता है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक पेमेंट बैंक अन्य बैंक का व्यापारिक प्रतिनिधि हो सकता है, यानी कि किसी भी दूसरे बैंक से ये जुड़ सकता है। ठीक है, और उसका व्यापारिक प्रतिनिधि हो सकता है, किंतु उसे आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। आरबीआई तो कंट्रोल करेगा ही। ठीक है, पेमेंट बैंक आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान की अन्य सुविधाएं जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस द्वारा बैंकों से भुगतान प्राप्त करना, मतलब भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तीनों में क्या अंतर है, कैसे पेमेंट किया जाता है, किसकी कितनी लिमिट है। ठीक है, यानी कि आरटीजीएस में आप कितना एक बार में भेज सकते हैं, किस मोड में काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही पेमेंट बैंक की बात। कुछ और बातें हैं यहाँ देख लेते हैं। पेमेंट बैंक के संचालन के लिए आरबीआई को 41 आवेदन प्राप्त हुए थे। कुछ वो इस तरह के हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से आरबीआई ने 11 आवेदकों को पेमेंट बैंक खोलने की अनुमति दी। ठीक है, इनको अनुमति मिल चुकी है। यह अनुमति 27 नवंबर 2017 को दी गई थी। अभी देखिए, वर्तमान में केवल 7 पेमेंट बैंक कार्यरत हैं। यहाँ से इसको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि अभी कितने पेमेंट बैंक हैं भारत में। तो वर्तमान में अभी 7 हैं, 11 को अनुमोदन मिला था। ओके, चलिए,
अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की दरें हम कैसे नापते हैं। मेरे ख्याल से इस पे थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन इनको हम दोनों को साथ में लेके बात करेंगे। WPI और CPI क्या होते हैं, कैसे गणना की जाती है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो इसमें पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई, एक तरह से महंगाई कितनी बढ़ रही है। अभी हम नीचे जानेंगे, जो सूचकांक ये दोनों पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे। तो उस महंगाई को, मुद्रास्फीति को कैसे हम नापते हैं, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, इनमें से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक WPI, एक CPI। इसी के आधार पर हम जानते हैं कि भारत में महंगाई बढ़ रही है कि क्या हो रहा है, कहीं मंदी तो नहीं आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं तो मतलब सॉरी कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी तो नहीं हो जा रही हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, यहाँ से सेपरेट अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यानी कि थोक में जो चीज़ें बेची जा रही हैं उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं। थोक में मान लीजिए कि थोक में बहुत सारी गाड़ियाँ बिक सकती हैं। थोक में आप जो है, जैसे मान लीजिए कापी खरीदते हैं, सिंपल सी का एग्जांपल है, लेकिन थोक में पेपर जो बिक सकता है कापी बनाने के लिए। तो थोक में जो चीज़ें बिक रही हैं उनकी कीमतों में क्या बदलाव आ रहा है, इसे थोक मूल्य सूचकांक मापता है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, और यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, इस सूचकांक की आलोचना भी होती है और ये कह के होती है कि भाई थोक मूल्य जो है, जनता थोक में ज़्यादा सामान थोड़ी खरीदती है, जनता तो खुदरा खरीदती है, फुटकर में खरीदती है। ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर भी बात करेंगे। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि 2017 में भारत के लिए WPI का आधार वर्ष 2004-5 से बढ़ा करके 11-12 कर दिया गया। आधार वर्ष इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष को आधार मान के आप महंगाई की तुलना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 2020 में चीज़ें महंगी हो गई, तो 2020 में चीज़ें किससे महंगी हो गई, कितनी महंगी हो गई, कहीं ना कहीं से हम तुलना करेंगे ना, कि 2019 की तुलना में, कि 18 की तुलना में, कि उससे पहले की तुलना में। तो आधार वर्ष क्या है, इसका आधार वर्ष है 2011-12। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जो दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ध्यान से समझिए। यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है। जब मैं जा रहा हूँ साबुन खरीदने, शैम्पू खरीदने, बिस्किट खरीदने, नमकीन खरीदने, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, तो इसको जो है इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि एक आम आदमी खुदरा चीज़ें खरीद रहा है तो उसमें महंगाई बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तथा इसे आगे देखिए, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए, सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है जिन्हें भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं। सिंपल सी बात है, अभी हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और इसके कई उप समूह हैं। यहाँ से UPSC ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, PCS में भी प्रश्न आए हैं। उप समूह हैं जिनमें खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन, प्रकाश, आवास और कपड़े, बिस्तर, जूते, ये सब शामिल हैं। ठीक, अब देखिए कितने प्रकार हैं, इसकी मैं बात कर रहा था। 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से। इसी CPI को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है ताकि चीज़ें सिंपल हो। क्योंकि देखिए खुदरा खरीदार अलग अलग वर्ग के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, तो उनको सुविधाजनक तरीके से कैसे मापा जाए, इसके लिए कुछ वर्ग बनाए गए हैं। देखिए कुछ प्रकार। पहला, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिनको IW कह देंगे, इनके लिए एक CPI होता है। कृषि मजदूर के लिए CPI होता है, एग्रीकल्चर लेबरर। ग्रामीण मजदूर के लिए रूरल लेबरर, लेबरर, ओके, इनके लिए। और CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त, इनको मिला करके एक होता है। आज मेरी ज़ुबान कुछ ज़्यादा फिसल रही है चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस लाइन को ध्यान से समझिए। इनमें से प्रथम 3 के आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं। पूछा गया था ऊपर वाला एक, इन चारों में से लेकर के, कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है।
श्रम ब्यूरो ध्यान रखेंगे। जबकि जो चौथा है ये वाला, चौथे प्रकार की सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये जारी करता है। ठीक है, इसी के तहत एक है सीएसओ, मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है सीएसओ, ये जारी करता है, संकलित करता है। ओके, सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2012 है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, और हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला बनाई है, यानी कि इसके लिए आधार वर्ष ये कर दिया गया है। ठीक है, ओके। यहाँ जरा देखेंगे, मौद्रिक नीति समिति है आरबीआई में, तो एक रेंज है कि इस रेंज में मुद्रास्फीति होना चाहिए 4 से -2% के आसपास। ठीक है, अभी देखिए 4 प्लस, कहने का मतलब है 4% का ±2 कर लीजिए, यानी कि आइडियल है 4% मुद्रास्फीति होनी चाहिए, लेकिन 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, इतना तक होना चाहिए। 4 ± 2, कहने का मतलब ये है। अब इस लाइन को मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीपीआई डेटा का उपयोग करती है। ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसी का इस्तेमाल करती है ताकि इस रेंज में मुद्रास्फीति को बनाए रखा जाए। इस समिति का क्या काम है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं। ये जो समिति है मौद्रिक नीति समिति, इस पर क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 में सीपीआई को मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपायों के रूप में अपनाया था। कब? 2014 में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मज़ेदार चीज़, ये दोनों सूचकांक मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नापने के लिए हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी हैं, और इन अंतरों को अगर आपने नहीं समझा तो कई बार सिंपल क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो बहुत कठिन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो WPI है होलसेल वाला, उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। कितना थोक में उत्पादन हुआ, थोक में कितनी बिक्री हुई है, ये सब चीज़ें नापी जाती हैं इसमें, तो उत्पादक स्तर पे। जबकि जो सीपीआई है यह उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को नापता है कि मैंने जब चीज़ों को ख़रीदा उसमें क्या अंतर आ रहा है, चीज़ें महंगी पड़ रही हैं कि सस्ती हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, WPI में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं नापा जाता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होलसेल में सर्विसेज जो हैं उनकी कीमतों में बदलाव को नहीं नापा जाता, लेकिन सीपीआई में इसको मापा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है सिर्फ प्रोडक्ट को रखा जाता है, सर्विस को नहीं रखा जाता। अच्छा, ये देखिए WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक वेटेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा भारांश मिला हुआ है, जबकि सीपीआई में चूँकि उपभोक्ता इसका इस्तेमाल कर रहा है तो खाद्य पदार्थों को अधिक जो है वेटेज मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें सामान्य तौर पे समझा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सेपरेट वीडियो बना के इस पर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं, कई टेक्निकल बातें हैं जो इस नोट में अभी शामिल नहीं हैं, आगे शामिल की जाएंगी, और जैसे ही अपडेट होगा मैं तुरंत आपको ग्रुप में दे ही देता हूँ। फिलहाल समझिए मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, मनोरंजन, परिवहन, इन सब की कीमतों में होने वाली वृद्धि है। सिंपल, बढ़ी हुई महंगाई। लेकिन कुछ और चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। मुद्रास्फीति के तहत समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी आज वो चीज़ 15 रुपये में मिल रही है, यानी कि 10 रुपये की जो नोट है उसकी क्रय शक्ति कम हो गई। 10 रुपये में वो चीज़ नहीं मिल रही है, यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। ठीक है, इससे अंततः आर्थिक विकास में कमी आ सकती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे आप पढ़ेंगे, जर्मनी के आसपास की बातें देखें, जर्मनी में, पूरे यूरोप में ऐसी चीज़ें थी। स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास की चीज़ें ज़्यादा ख़राब थी अचानक से। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी थी। अभी हाल फिलहाल का अगर आप एग्जांपल लें तो वेनेजुएला का एग्जांपल पिछले कई सालों से चर्चा में था। बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हो गया था, तो उससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है, मुद्रा की कीमत बहुत कम हो जाती है।
ठीक है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रास्फीति का एक आवश्यक स्तर बनाए रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम ही सस्ती चीज़ें हो जाएं, तो इससे क्या होगा ना कि उत्पादन फिर नहीं होगा। कोई चीज़ क्यों बनाई जाएगी किसी कंपनी के द्वारा अगर उसे पता है कि हमारी बनी हुई चीज़ को पर्याप्त मुनाफा नहीं होने वाला, इस पे लोग खरीदेंगे नहीं, सस्ता बेचना पड़ेगा, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा। ठीक, तो इसीलिए एक लेवल तक महंगाई ज़रूरी है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में 4% ±2% किया गया कि इतना रहे तो ठीक है, ग्रोथ अच्छे से होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 2 सूचकांकों के से मापा जाता है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, जो कि क्रमशः थोक और खुदरा के मूल्य परिवर्तन को नापते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति में हम आगे फिर से इसकी बात करेंगे, थोड़ा याद दिलाने के लिए मैं बात करूंगा, यहाँ भी याद दिला देता हूँ। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? एक है मुद्रास्फीति, सामान्य तौर पे महंगाई है। ठीक है, इसमें भी जब हम टेक्निकल बात करने जाएंगे ना कि कितने समय तक, ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए कीमत अचानक से बढ़ गई तो इसको मुद्रास्फीति कह देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कोर मुद्रास्फीति क्या होती है आप जान लीजिए। अभी हमने देखा कि सामान्य तौर पर चीज़ों में जैसे सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, इनकी कीमत बढ़ रही है तो वो मुद्रास्फीति है। और कोर का क्या मतलब है? कोर का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को हटा दिया जाए तो जो बच गया उसकी कीमत में बदलाव होगा तो कोर मुद्रास्फीति होगी। वही चीज़ें यहाँ देखनी है, उसी पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिए। यह वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बदलाव को दर्शाता है, लेकिन इसमें खाद्य तथा ईंधन की लागतों को शामिल नहीं किया जाता है। खाद्य की चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, कभी बढ़ेंगी कभी घटेंगी। ईंधन की कीमतें भी ऐसे ही होती हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता। इनको हटा दें तो बाकी चीज़ों में जो बदलाव हो रहा है कीमत में, उसको आप कोर मुद्रास्फीति में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होती हैं। ओके, यहाँ पे नीचे एक फार्मूला भी दिया गया है, कोर मुद्रास्फीति इज इक्वल टू हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन का मतलब जो नॉर्मल मुद्रास्फीति है वही, उसमें से माइनस कर दीजिए खाद्य और ईंधन, इनकी जो है स्फीति को हटा दीजिए तो कोर मुद्रास्फीति हो जाती है। ठीक है जी, तो इसमें बस इतने ही टॉपिक्स को रहने देते हैं। आगे एक और वीडियो आएगी, उसमें कुछ और टॉपिक्स होंगे, और इस तरह से करते करते टॉप 300 की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन नोट्स आपको पहले ही मिल चुकी हैं। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, उनको भी मैं तैयार कर रहा हूँ और 15 मई के बाद आपको दे दूँगा। अगर आपके पास PDF नोट नहीं है, सिंपल सी बात है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका जो टाइटल लिखा है ना नीचे वीडियो का, उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और जैसे ही डिस्क्रिप्शन खुलेगा आपको पहले ही दिख जाएगा कि PDF के बारे में ये जानकारी रही। जानकारी ले लीजिए, PDF ले लीजिए, एंजॉय करिए, सेलेक्ट होइए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।